आर्किटेक्चर दो कल्चर के मैच से आप कह सकते हो इंडिया में डेवलप हुआ। और इसका डेवलपमेंट तब हुआ जब इंडिया में मुस्लिम जो रूलर हैं उनका आना हुआ। मुस्लिम रूलर इंडिया में दो टाइम पीरियड में आए। एक दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में जब मोहम्मद गौरी का आना हुआ उस टाइम कुछ चीजें आई। और दूसरा मुगल पीरियड, तो मुगल के टाइम भी इंडिया में इस आर्किटेक्चर का आना हुआ। दिल्ली सल्तनत में बहुत सारे डायनेस्टी हमने देखे, चाहे उसमें शुरू में स्लेव डायनेस्टी हो, उसके जो रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक जिन्होंने कुतुब मीनार बनवाया, या उसके बाद खिलजी डायनेस्टी हो, उस डायनेस्टी में भी कुछ चीजें हुई। और फिर उसके बाद तुगलक, तुगलक ने भी कुछ चीजें डेवलप करवाई। और उसके बाद सैयद एंड लोदी, इन डायनेस्टी ने भी अपना रोल प्ले किया इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर को डेवलप करने में। फिर मुगल टाइम पीरियड में कुछ रूलर काफी ज्यादा फेमस हुए, चाहे अकबर ने कुछ चीजों को बनवाया हो या शाहजहां। शाहजहां का टाइम काफी ज्यादा फेमस है, उन्होंने रेड फोर्ट और ये सारी चीजें बनवाई। और फिर कुछ रीजनल चीजें, कुछ रीजनल जो पावर थी उन्होंने भी डेवलपमेंट करवाया। कुछ प्लेस काफी ज्यादा फेमस हैं, जैसे जौनपुर यूपी के अंदर, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने डेवलप करवाया और आगे एक सेंटर बना। साथ में बंगाल, बंगाल भी एक सेंटर बना जहां पे इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हमको दिखता है। और साथ में मालवा, एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पर। तो इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें दो कल्चर हैं, एक है इंडो मतलब इंडिया वाला, दूसरा है इस्लामिक। तो इसका मतलब इसमें कुछ चीजें इंडिया से ली गई हैं, कुछ चीजें इस्लाम से आई। इंडिया से जो चीजें ली गई हैं उनमें एक चीज है जो हमारे यहाँ काफी ज्यादा फेमस है, वो है त्राबियत स्टाइल। त्राबियत स्टाइल, जिससे हमारे यहाँ कोई भी चीज डेवलप होती थी। अभी भी हम लोग घर बनाते तो उसमें भी उस चीज का यूज किया जाता है। तो त्राबियत स्टाइल से पता चल रहा है कि तीन जो चीजें हैं उनको एक तरीके से मिक्स कर दिया गया है। इसमें क्या होता था, एक हम लोग स्टिक का यूज करते थे जिसे हम लोग कहते थे बल्ली, उसका यूज करते थे अपने घर को बनाने के लिए। फिर उसके साथ साथ सहतीर, ये भी इंडिया में काफी ज्यादा यूज किया जाता था। सहतीर का यूज करके हम अपने डिजाइनिंग वो सब कर सकते थे। और फिर उसके बाद उसका ब्यूटिफिकेशन, चाहे उसमें कमल का फूल हो, लोटस, या और कोई एलिफेंट का पिक्चर या पिकॉक मोर का पिक्चर, ये सारी चीजें करते हैं। तो ये इंडिया से दिया गया है जिसे कहते हैं त्राबियत स्टाइल। तो कई बार आपसे पूछा जाता है भाई त्राबियत स्टाइल क्या है, तो इंडियन कल्चर की एक स्टाइल
इसमें बल्ली, एक स्टिक का यूज, सैतीर से थोड़ी सी डिजाइनिंग और फिर उसके बाद उसका ब्यूटिफिकेशन कुछ डिजाइनिंग के अंदर कर दिया जाता है। इसमें इस्लाम से हमें क्या मिला? इस्लाम में एक स्टाइल काफी ज्यादा फेमस है जिसे कहते हैं अर्कुएट। अर्कुएट स्टाइल ये इस्लाम में है। अर्कुएट में हम लोग जो चीजें यूज करते हैं, एक तो टॉम जिसे हम कहते हैं गुंबद। आपने देखा होगा जो मुस्लिम लीजन से जुड़े हुए टॉम है, चाहे हुमायूं का टॉम हो, वो थोड़ा सा गोलाकार टाइप में ऐसे ही आपको दिखेगा, जैसे कि स्तूप में हमने देखा था ऐसे ही। इसी को हम कहते हैं गुंबद। तो उनके ऊपर जो चीजें होती है वो गुंबद कहलाती है। और फिर उसके साथ, गुंबद के साथ एक डिजाइनिंग की जाती है। ऐसी डिजाइनिंग भी आपने देखी होगी जिससे छज्जे टाइप के बनते हैं। ये डिजाइनिंग आपको अलग अलग जो इस्लामिक कल्चर में देखने को मिलेगी। इसी को कहते हैं हम लोग मेहराब। तो गुंबद के साथ साथ इसमें यूज किया जाता है मेहराब, जो इस्लामिक कल्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फिर उसके बाद इस पर भी कुछ चीजें ब्यूटिफिकेशन के लिए की जाती हैं। लेकिन इस्लाम में एक चीज बैन होती है। इस्लाम में किसी भी लिविंग थिंग का या किसी पिक्चर का यूज नहीं कर सकते, चाहे वो पिक्चर एनिमल की हो। ये सारी चीजें आपको दिखेंगी नहीं। इस्लाम की एक खास बात, वो किसी पिक्चर के थ्रू अपने अल्लाह को नहीं मानता। इसलिए आपको मस्जिद के बाहर या घरों में भी ब्यूटिफिकेशन के लिए कभी किसी एनिमल का यूज करते हुए नहीं दिखेगा। हिंदू जो कल्चर है उसमें आपको दिख जाएगा। वहां पे इंसानों की मूर्तियां बनी रहती है, उसी की हम वर्शिप करते हैं। गॉड को इंसान की तरह ही हम मानते हैं। उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है, लॉर्ड शिवा को भी ऐसे ही दिखाते हैं। लेकिन इस्लाम में ये सारी चीजें हराम होती हैं, बैन होती हैं, और जो ऐसा करता है उसको पनिशमेंट मिलता है। इसलिए उनके वहां आपको एनिमल की पिक्चर नहीं दिखेंगी। और इस ब्यूटिफिकेशन के लिए जब इनके पास एनिमल की पिक्चर नहीं है, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, कुरान की कुछ लाइन को लिख देते हैं। कुरान की कुछ लाइनें उनको एक तरीके से लिख दिया, और फिर उसके बाद कुछ फ्लावर का यूज करते हैं, साथ में कुछ लीफ उनका भी यूज करते हैं। आप कह सकते हैं फूल और पत्तियों को एक तरीके से डिजाइन देते हैं। और जब ये कुरान का यूज करते हैं, इसी को कहते हैं कूफी। कूफी मतलब होता है कुरान को लिखना किसी भी बिल्डिंग के ऊपर। जैसे किसी कबीर जी का फेमस दोहा है, उसको लिख दिया। ऐसे कुरान का जो लिखना होता है वो कूफी कहलाता है। और जब आप इस कुरान के साथ साथ इसका ब्यूटिफिकेशन भी कर देते हैं, तो इन दोनों प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अरब रस्म। मतलब अरब की तरह आप लोगों ने इसको रच दिया है, अरब रस्म। अरब कंट्रियों में ये सारी चीजें काफी यूज की जाती थी, वहीं से इंडिया में भी आई। और एक और चीज जो काफी ज्यादा फेमस है इस्लाम में, वो है पित्रा दुरा। पित्रा दुरा। आप लोग जब ताजमहल देखेंगे, ताजमहल के अंदर डिजाइनिंग के साथ साथ कुछ
फेमस जो स्टोन है जिनकी चमक काफी ज्यादा, उनको भी लगाया गया। तो ऐसा जब ब्यूटिफिकेशन के लिए किया जाता है, या आप कह सकते हो स्टोन के द्वारा ब्यूटिफिकेशन जब किया जाता है, उसी को हम कहते हैं पित्रादुरा। ताजमहल हो या फतेहपुर सीकरी में बने बहुत सारे महल, वहां पे भी आपको पित्रादुरा देखने को मिलेगा। तो इन दोनों कल्चर की जो चीजें हैं उनको मिक्स करके दिल्ली सल्तनत और साथ में मुगल टाइम पीरियड में इंडिया में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। और दोनों ने मिलकर इंडियन कल्चर को एक नया रूप देने की कोशिश की। इससे फायदा ये हुआ, दोनों कल्चर एक दूसरे से आइडेंटिफाई हुए, एक दूसरे का रेस्पेक्ट किया। हिंदी लोगों ने अपनी जो हवेली थी उसके अंदर काफी ज्यादा मेहराब का यूज करना स्टार्ट किया, छज्जे बनवाने स्टार्ट किए। ऐसे ही इस्लामिक वर्ल्ड ने बल्ली का यूज किया, सहतीर का यूज किया, साथ में लोटस कमल का जो फूल होता है उसका भी यूज किया। ऐसे इन लोगों ने यूज किया। और ये लोग बिल्डिंग के डेवलपमेंट में काफी ज्यादा स्टोन का यूज करते थे, पत्थरों का। उस टाइम ज्यादातर बिल्डिंग आपको दिखेंगी तो पत्थरों की बनी हुई दिखेंगी। पत्थर बड़ी आसानी से अवेलेबल रिसोर्स था उस टाइम। और पत्थर की एक और खास बात, काफी ज्यादा हार्ड भी होता है। तो इससे बनी हुई चीजें काफी लंबे टाइम तक चलती हैं। तो ये जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते थे, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करने से ये लोग स्टोन का यूज करते थे, पत्थरों का। और कई बार तो ऐसा होता था एक ही पत्थर से पूरा महल ही बना दिया गया। और अब पत्थर को ज्वाइंट करने के लिए, भाई पत्थर को ज्वाइंट भी करना पड़ेगा। उसके लिए ये कुछ चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे जिप्सम यूज कर सकते थे। तो ये लोग जिप्सम का यूज करते थे उनको जोड़ने के लिए। साथ में लाइमस्टोन, जिसे हम कहते हैं चूना पत्थर, उसका भी यूज करते थे। रेड रेड बना के एक मसाला टाइप का, उसको बना के ये सारी चीजें यूज करते थे। और जब हमने पीछे देखा कि क्या ये जो टॉम्ब है और साथ में मेहराब, टॉम्ब या गुंबद, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई इस्लाम में ऐसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है और इस स्ट्रक्चर के ऊपर ये लोग ऐसे कुछ बना देते हैं। तो ये इनका टॉम्ब, और टॉम्ब के नीचे ये मेहराब, डिजाइनिंग एक तरीके से कर दी। ऐसे ये लोग यूज करते हैं। तो क्या ये इस्लामिक कल्चर में पहले से ही था या इन्होंने भी कहीं से लिया? तो हमें पता चलता है टॉम्ब, गुंबद और मेहराब इस्लाम इंडिया में आया उससे पहले भी आ चुका था। इसकी स्टार्टिंग फेज हमें रोम एम्पायर में दिखता है। रोम एम्पायर जिनके साथ इंडिया के लोग काफी ज्यादा ट्रेड करते थे,
ये रोम एम्पायर में इंडिया में दिखता है। और इंडिया में जो पहली बार इस चीज को लेके आया वो है कुषाण। कुषाण डायनेस्टी जो एंशियंट टाइम में थी, वो लोग इंडिया लेके आए टॉम को और मेहराब को। इसलिए टॉम और मेहराब को इंडिया लाने का जो पूरा डेडिकेशन है या पूरा क्रेडिट कुषाण डायनेस्टी को जाता है, जिसके एक रूलर कनिष्क। लेकिन अगर इसको फेमस करने की बात करें कि भाई हर पब्लिक इसको यूज करने लगी, तो फेमस किया टर्की लोगों ने। टर्की जो ट्रेडर थे वो इंडिया आए, उन्होंने ये सारी चीजें फेमस करी। अगली बात आती कि टॉम का या मेहराब का यूज ही क्यों करते थे? क्या इसको डिजाइनिंग के लिए यूज करते थे या और कोई रीजन था? तो सबसे बड़ा जो रीजन था टॉम और मेहराब को यूज करने का, उसका रीजन ये था कि टॉम और मेहराब यूज करने से जो बिल्डिंग है वो स्ट्रांग होती है। तो बिल्डिंग में स्ट्रांगनेस लाने के लिए या उसको हार्ड करने के लिए ये लोग टॉम और मेहराब का यूज करते थे। और ये गुंबद और मेहराब जो फ्लोर होती थी उसको सपोर्टिंग रोल की तरह यूज करते थे। बहुत सारे पिलर्स बनाने की जरूरत नहीं थी जब मेहराब आप बनाते थे। तो मेहराब एक तरीके से क्या करता है, बिल्डिंग का जो वेट है वो उस पर डिपेंड होने लग जाता है। इसलिए हमें बहुत सारे पिलर्स बनाने की वो नहीं है। अगर आप पिलर्स बनाओगे तो पिलर्स का खर्चा काफी ज्यादा है, इसलिए मेहराब बना दिए जाते थे। मेहराब से आपको फायदा ये है कि आपको पिलर बहुत सारे बनाने की जरूरत नहीं। तो ये जो मेहराब का पार्ट है जो नीचे की तरफ रहता है, ये एक तरीके से ज्वाइंट करके पिलर्स को बनाने की कंडीशन को खत्म कर देता है। और इससे एक तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती थी, क्योंकि पिलर्स को बनाने में काफी कॉस्ट लगती थी। पिलर्स नहीं बनाने पड़ते थे, और पिलर्स नहीं बनेंगे तो बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा कम हो जाती थी। साथ में आप काफी बड़ा पैलेस या बड़ी बिल्डिंग को बना सकते हैं इन मेहराब के थ्रू। तो बिल्डिंग आर्किटेक्चर को आप काफी बिगेस्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। पहले काफी छोटे छोटे बिल्डिंग बनते थे, लेकिन मेहराब ने और गुंबद ने इस चीज को आसान कर दिया। अगली बात, इस्लाम में एनिमल का जो पिक्चर है किसी भी लिविंग थिंग का वो बैन होता है। इसीलिए ये लोग जो यूज करते थे अपनी बिल्डिंग में या तो ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, इसी का यूज करते थे, या फिर फ्लावर या फिर लीफ, इनका यूज ये करते थे। फूल पत्ती, या फिर जो हिंदुओं में पवित्र है एक बैल का यूज भी कई बार ये लोग करते थे। घंटी का यूज भी ये लोग करते थे। इसलिए बोला जाता है इस्लाम की जो आर्कियोलॉजी है या इस्लामिक कल्चर है वो सेकुलर है, मतलब किसी रीजन को नहीं बताता, किसी रिलीजन से जुड़े हुए उनके गॉड नहीं दिखते। और ये इस्लाम की खासियत भी है कि यूनिटी की बात करता है, आपसी भाईचारे की बात करता है, और बोलता है गॉड का कोई रूप नहीं है। बिना किसी
स्ट्रक्चर के आपको अल्लाह को भजना है। ये इनके यहाँ एक तरीके से दिखता है। अब हम दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड में जो ये सारी चीजें डेवलप हुई, इनके कुछ फेमस चीजें, जैसे दिल्ली सल्तनत में कुतुब मीनार, उनके बारे में जानेंगे जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का हिस्सा है। इसमें कुछ चीजें इंडिया से ली हैं, कुछ चीजें इस्लामी वर्ल्ड से आई हैं। तो इसमें सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जो टाइम पीरियड आता है, जो स्लेव का आता है, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम सबसे पहला जो टाइम पीरियड है वो स्लेव का है। और स्लेव डायनेस्टी ने कुछ चीजों का डेवलपमेंट करवाया, जिसमें सबसे ज्यादा फेमस कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हमें पता है, कुतुब मीनार का डेवलपमेंट करवाया। कुतुब मीनार दिल्ली में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो कुतुब मीनार थोड़ी सी छोटी होती जाती है। नीचे बेस बहुत बड़ा है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे तो वो नैरो डाउन होती जाती है। तो कुतुब मीनार मीनार जो बनी, उसमें हमें इंडो इस्लामिक का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दिखता है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई, इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट, लेक्टाइट। इसमें क्या होता है, जो छज्जे बनाए जाते हैं साइड में जो आपको दिख रहा है, या कुतुब मीनार में भी जो नक्काशी की हुई है, उसे पानी के थ्रू बनाया जाता है। पानी डाला जाता है और जो जो चीजें रुक नहीं सकता जहां पानी, वो चीजें टूट के धीरे धीरे बालू गिर जाता है, और फिर जो बच जाता है वो काफी स्ट्रांग बनता है। तो स्टेलैक्ट टेक्नोलॉजी का यूज करके इनके छज्जों का बनाया गया। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये जो मीनार बनवाई, ये एक सूफी संत जो कि चिश्ती कल्ट से जुड़े हुए थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया इंडियन लोगों के बीच और इस्लामिक लोगों के बीच कोऑपरेशन करने के लिए। इसी याद में ऐबक ने उनकी याद में कुतुब मीनार को बनाया। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी याद में कुतुब मीनार दिल्ली में बनी। और कुतुब मीनार काफी लंबे टाइम तक बनती रही। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम 1206 से 10 तक था। तो इनके टाइम पीरियड में बनी, और इसको कंप्लीट कराने का जो श्रेय है, जब ये सारी चीज कंप्लीट हुई तो वो इल्तुतमिश ने कराया। इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया कुतुब मीनार के काम। और फिर उसके बाद जब तुगलक डायनेस्टी आई तो फिरोज शाह तुगलक ने इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया, क्योंकि इसको कुछ नुकसान हो गया था, उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन हुआ। इतनी ऊंची बिल्डिंग है, तो जितनी ऊंची होती है उतना ही उसको दिक्कत भी होती है। और फिर
एक बार एक इंसिडेंट बताते हैं कि इस पर बिजली कड़की, थंडरिंग हुआ, उस वजह से भी इसको नुकसान हुआ। तो फिरोज शाह तुगलक ने जो एक मंजिल थी उसको और एक्स्ट्रा बढ़वा दिया। पहले तो उसका रिकंस्ट्रक्शन करवाया, फिर एक और मंजिल एक्स्ट्रा बनवाई। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अजमेर के अंदर, अजमेर जो भी चिश्ती सूफी संतों का एक फेमस प्लेस था, वहां पर एक झोपड़ा बनवाया जिसका नाम है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। दिन का झोपड़ा, ये भी संतों के लिए बना है। ये भी पत्थर से निर्मित है, रेड सैंडस्टोन। और फिर उसके बाद आगे जाके यही अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद में तब्दील हो गया। अभी यहां पर मस्जिद है, बहुत सारे लोग जाते हैं यहां पर अपने अल्लाह से दुआ मांगने। तो ऐसे हमें स्लेव डायनेस्टी में डेवलपमेंट दिखता है, और जिसमें ज्यादातर डेवलपमेंट कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर पाया, और ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी ऐबक ने बनवाया। तो ऐबक के टाइम दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट, एक तो कुतुब मीनार, दूसरा अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। उसके बाद स्लेव डायनेस्टी का एंड हुआ और खिलजी आए। खिलजी डायनेस्टी ने भी काफी टाइम तक रूल किया। इसके एक इंपॉर्टेंट रूलर अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी जीत की खुशी में एक चीज का डेवलपमेंट कराया, एक गेट बनवाया जिसे कहते हैं अलाई दरवाजा। अलाई दरवाजा इसलिए क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और इसमें उसने प्रॉपर डिजाइनिंग भी करवाई, और उसको पूरा डिजाइन से भर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी जब जीत हासिल किया, उसके बाद ही ये अलाई दरवाजा बना, और ये अभी भी हमें दिखाई देता है। तो अलाई दरवाजा दरवाजा एक तरीके से जीत का जश्न था अलाउद्दीन खिलजी का। इसने अपने, ये ऐसे दिखता है जैसे घोड़े के पैरों में हम लोग नाल टाइप का पहनाते हैं, हॉर्स नाल, उसकी डिजाइन में ये सारी चीजें बनवाई। और ये मेहराब का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हमें दिल्ली सल्तनत के टाइम दिखता है। और साथ में ये जो साइड में है ये लोटस की तरह डिजाइनिंग की गई है, कमल के फूल की तरह। और एक व्यक्ति जो अलाउद्दीन के टाइम आता है, मार्शल, वो बोलता है कि अलाउद्दीन दरवाजा इस्लामिक आर्किटेक्चर का, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर इंडिया में बना है उसका डायमंड है, कि ये डायमंड की तरह है, सबसे बड़ा हीरा चमकता हुआ है। तो अलाई दरवाजा दिल्ली के अंदर ही अलाउद्दीन खिलजी ने वॉर जीतने के बाद बनवाया, और ये अभी भी दिखता है। थोड़ा सा इसको मरम्मत भी कराई जाती है, थोड़ा सा टूट भी गया है। कुतुब मीनार के जस्ट आगे जो आपको दिखता है वही अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया हुआ अलाई दरवाजा है। खिलजी के बाद तुगलक आए,
तुगलक डायनेस्टी ने भी कुछ चीजें बनवाई जो काफी ज्यादा फेमस हुई। इन लोगों ने थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाया और कुछ वॉल का डेवलपमेंट करवाया। तुगलक डायनेस्टी की वॉल काफी ज्यादा फेमस है। और इन्होंने बिल्डिंग आर्किटेक्चर में कुछ नई चीजें ऐड की, न्यू थिंग्स को ऐड करना स्टार्ट किया। जैसे जो दीवारें थी, वॉल थी, वो बिल्कुल सीधी नहीं, थोड़ी सी झुकी हुई वॉल, या जिन्हें हम कई बार बोलते हैं कि इनके यहाँ जो वॉल थी वो ऐसे लगता है जैसे सलामी दे रही हो, तो इसलिए इनको बोला जाता था सलामी या सैल्यूट वॉल। एक तरीके से इन्होंने करवाया। साथ में इन्होंने बनाने के लिए स्टोन का, पत्थर का, लेकिन ये स्टोन बिल्कुल घिसे हुए नहीं, खुरदरे टाइप के थे, इसका भी यूज किया। और ये वॉल को सलामी या सैल्यूट पोजीशन में इसलिए रखते थे क्योंकि इससे बिल्डिंग स्ट्रांग होती है। स्ट्रांग होती है बिल्डिंग, इसलिए ये लोग यूज करते थे। और दिल्ली में ही जो फाउंडर है तुगलक डायनेस्टी के, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक एक बिल्डिंग का निर्माण करवाते हैं और वो काफी ज्यादा फेमस भी है। तो गयासुद्दीन तुगलक अपने टाइम में एक बिल्डिंग का निर्माण करवाते हैं और उसके ऊपर एक टॉम भी बनवाते हैं और टॉम को थोड़ा सा चांदी और उनसे भी चमक वमक उसमें करवाते हैं। और इसके टाइम ऐसे बनवाता है, साथ में इस पर कोटिंग करवाता है सोने की, चांदी की। तो इसके टाइम मोरक्को का एक ट्रेवलर आया था, इब्न बतूता। इब्न बतूता, तो इब्न बतूता बोलता है जब सूर्य सन राइज होता है और सनराइज के टाइम जब इस पर लाइट पड़ती है तो इसका लाइट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और कोई भी जैसे सन को सुबह सुबह नहीं देख पाता, ऐसे ही इसको भी देखना काफी मुश्किल है, इतनी ज्यादा ब्राइटनेस इसकी है, किसी की आंखें खुलती नहीं। ये सारी बातें इब्न बतूता कहता है तुगलक डायनेस्टी के एक टॉम को। ऐसे पता चलता है सोने चांदी की कोटिंग की हुई है कि तुगलक डायनेस्टी वाले लोग थोड़े से इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, तभी ये सारी चीजें कर पाए। इकोनॉमिकली वीक होते तो ये सारी चीजें उनके लिए मुश्किल हो जाती। आगे चल के सैयद एंड लोदी, इस डायनेस्टी के लोगों ने, रूलरों ने भी कुछ चीजें करवाई। और इन दोनों के टाइम में मकबरे या टॉम वो काफी ज्यादा बनने लगे। मकबरा काफी ज्यादा बने। और मकबरा क्या होता है, एक तरीके से डेथ के बाद बनाया जाता है।
ताजमहल भी एक तरीके से मकबरा ही है। उसके नीचे शाहजहां ने अपनी वाइफ की याद में जो बनाया था, उन्हीं का टॉम्ब है, मकबरा है। तो सबसे ज्यादा इनके टाइम कंस्ट्रक्शन हुआ मकबरों का सैयद एंड लोधी डायनेस्टी के टाइम। और इनके यहाँ एक और चीज काफी फेमस थी, मकबरे जब बनाए जाते थे तो उसमें 8 अलग अलग एंगल का यूज किया जाता था, इसलिए उनको बोला जाता था 8 एंगल मकबरे। मतलब 8 साइड से 8 उनके किनारे होते थे। और जब लोधी डायनेस्टी आई, इन्होंने चारों तरफ पार्क बनाया और बीच में एक बिल्डिंग बनाई। मतलब आसपास यहाँ पर पार्क है पूरा, प्लांट ही प्लांट, जो आजकल हम बनते हुए देखते हैं। और बीच में इस पार्ट को थोड़ा सा उठा दिया जाता है और इसके बीच में बिल्डिंग बनाई जाती है, जिसे कई बार हम बोलते हैं चार बाग शैली, बाग स्टाइल। मतलब ये 4 पार्क बनवाता है बीच में और फिर बीच में एक बिल्डिंग, 1 2 3 4। और आगे चल के जब शाहजहां भी बनवाएगा तो शाहजहां भी इसका यूज करेगा। ताजमहल कहीं ना कहीं इस चार बाग शैली से कुछ चीजें लेता है। चार ताजमहल को भी आप देखेंगे तो उसके आसपास पार्क उसको और ब्यूटीफाई करता है। तो चार बाग स्टाइल बना। और एक जो हम बात कर रहे थे, पित्रादुरा, पित्रादुरा, ये इस्लाम में ब्यूटिफिकेशन का एक तरीका है, जिसमें डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, साथ में कुछ स्टोन जिनकी चमक काफी ज्यादा है, उनको भी ये लोग लगवाते थे। तो ऐसे दिल्ली सल्तनत के टाइम ये सारी चीजें डेवलप हुई। और दिल्ली सल्तनत के टाइम ही कुछ रीजनल शहर जो लोकल लेवल पर काफी ज्यादा डेवलप हुए, उनके वहां भी कुछ स्टाइल हमें डेवलप होती दिखी, जिनमें कुछ शहर काफी ज्यादा फेमस है जो दिल्ली सल्तनत के टाइम ही डेवलप हुए। जिनमें से एक फेमस शहर है जौनपुर। जौनपुर फिरोज शाह तुगलक के टाइम बना और यहां पर जो रूल किया वो सरकी डायनेस्टी। जौनपुर को बसाया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक के बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौन खां भी कहा जाता था। और जौनपुर इस टाइम आर्किटेक्चर का हब बना। नई नई स्टाइल, नई नई चीजें यहां पे बनी। यहां पर एजुकेशन के बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी खुले, साथ में लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, साथ में आर्ट, इसके लिए सेंटर बन गया।
और बोला जाता है ये ईस्ट का सिराज है, मतलब सिर का ताज है। हम लोग अरब कंट्रियों के ईस्ट में पढ़ते थे तो ईस्ट सिराज कहा जाता था। और यहां पर भी जो तुगलक रूलर ने यूज किया, ऐसे ही यहां पर भी सैल्यूट वाली वॉल जो सलामी देती है, जो मजबूत करती हैं, वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे दिखता है। साथ में इनकी एक और खासियत, ये जो पिलर्स बनवाते थे, इनके पिलर्स वर्गाकार होते थे। स्क्वायर के शेप में इन्होंने पिलर्स बनवाए, मतलब चारों तरफ से एक जैसे। उससे भी इन्हें मजबूती मिली। और इनके यहाँ जो रास्ते होते थे, उसमें बहुत सारे प्लांट का यूज किया। रोड जा रहा है, चारों तरफ प्लांट ही प्लांट, इसलिए कई बार बोला जाता था इनके जो रास्ते थे उन पे जाना बहुत अच्छा लगता था। उसका रीजन था, हर टाइम शैडो आती रहती थी, छाया। आप निकलो कभी भी, आपको छाया मिलेगी प्लांट की वजह से, इसलिए लोगों को जाना बड़ा अच्छा लगता था। साथ में जो इनका एंट्री गेट होता था, उस पर भी काफी ज्यादा ब्यूटिफिकेशन करते थे। बहुत सारे कीमती जो चीजें थी उनका भी यूज करते थे। और इनके यहाँ कुछ फेमस चीजें, अटाला मस्जिद, मस्जिद ये जौनपुर में बनी। साथ में झजरी मस्जिद, वो भी यहां बनी। और इनकी आर्किटेक्चर पे हम कह सकते हैं तुगलक डायनेस्टी का इम्पैक्ट पड़ा। ये तुगलक से ही ये लोग इंक्लूड थे, तो उसी डायनेस्टी का इम्पैक्ट जौनपुर पर दिखता है। लेकिन जौनपुर काफी फेमस हुआ अपने आर्ट एंड कल्चर के। इसके अलावा जो मालवा है, वो भी एक फेमस सेंटर के रूप में उभरा, जो एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पे। वहां की एक अच्छी खास बात कि बिल्डिंग की तरफ जाने के लिए बहुत सारी सीढ़ियां होती थी। तो मालवा प्लेटू के आसपास इस डायनेस्टी का डेवलपमेंट हुआ, और यहां पर भी इस्लामिक आर्किटेक्चर हमें दिखता है। और मालवा में इनकी जो खास बात कि ये बिल्डिंग है और इसके यहां नीचे तक बहुत सारी सीढ़ियां होती थी, स्टेयर्स। और ये सीढ़ियां काफी ज्यादा एट्रैक्टिव लगती थी, इसलिए बोला जाता था कि बेस से लेकर जहां से स्टार्ट हुआ एंट्री गेट तक सीढ़ियां देखने लायक होती थी। साथ में बिल्डिंग के अंदर इन लोगों ने काफी कलरफुल जो स्टोन है उसका यूज किया। जैसे आजकल हम लोग अपने घर में यूज करते हैं अलग अलग टाइप का पत्थर या टाइल्स, ऐसे ही अलग अलग कलर के टाइल्स इन लोगों ने यूज किए। और इनके यहाँ एक और खास बात, मस्जिद जो बनी, वैसे आप देखेंगे मस्जिद के चारों तरफ कुछ मीनार दिखेंगे,
कुछ उठा हुआ भाग, लेकिन इनके यहाँ की मस्जिद में मीनार नहीं मिलती हमें। इनके कुछ फेमस चीजें जो मालवा में हैं, उसमें एक है अशरफी पैलेस, ये बना। साथ में हिंडोला पैलेस भी यहां पे बना। इसके अलावा जहाज महल पैलेस, ये पैलेस काफी ज्यादा फेमस है। अशरफी पैलेस, हिंडोला पैलेस और जहाज पैलेस। ऐसे ही बंगाल में एक खास बात, हमने सब जगह देखा स्टोन से ही सारी बिल्डिंग बन रही है, देखिए बंगाल में ब्रिक का यूज किया गया, ईंटों का यूज किया गया, पत्थर से ज्यादातर चीजें नहीं बनी। और यहां पर अदीना मस्जिद ये बनी, जो अभी भी हमें दिखती है। साथ में बड़ा सोना मस्जिद, वो भी यहां पे बनी, बंगाल वाले एरिया। उसके अलावा साउथ इंडिया में भी जब मोहम्मद बिन तुगलक कैपिटल शिफ्ट करता है दिल्ली से दौलताबाद, उस टाइम साउथ इंडिया में थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ता है दिल्ली सल्तनत का, और इसलिए उसको कहा जाता है दक्खन आर्किटेक्चर। दक्खन के एरिया में आर्किटेक्चर हमें दिखा 14 से 16 सेंचुरी के बीच ये डेवलप हुआ। और यहां पर एक तरफ तुगलक, दूसरी तरफ ईरान, इन दोनों का मिलन हमें दिखता है। और कुछ फेमस चीजें यहां पे बनी, जैसे दक्कन में एक किंगडम थी बीजापुर, याद होगा हमने देखा था बीजापुर, जिसकी लीडरशिप में विजयनगर एम्पायर के खिलाफ सारी इस्लामिक जो किंगडम थी वो लड़ी थी। तो बीजापुर के एक रूलर जिनका नाम था मोहम्मद आदिल शाह, तो मोहम्मद आदिल शाह ये एक रूलर हुए, और इनका एक टर्म काफी ज्यादा फेमस है जिसे कहते हैं गोल गुंबद। गोल गुंबद इनका बनता है, मोहम्मद आदिल शाह। और इसकी मेन चीज साउंड वाइब्रेशन, अगर आप इसमें एक जगह बोलते हो तो पूरे हॉल में सुनाई देता है, मतलब कोई बात किसी भी एरिया में करो सबको ये बात सुनाई देगी। तो यहाँ पे ध्वनि का गूंजना या साउंड वाइब्रेशन आती है। तो ये गोल गुंबद तो दक्षिण में बीजापुर के रूलर ने बनवाया, मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा, इसे गोल गुंबद भी हम कहते हैं, ये भी फेमस हुआ। तो ये हमने इस्लाम का दिल्ली सल्तनत के टाइम क्या क्या चीजें डेवलप हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम हमने कुतुब मीनार देखी, फिर खिलजी के टाइम हम लोगों ने एक उसने अलाई दरवाजा बनवाया उसके बारे में देखा, फिर उसके बाद तुगलक के टाइम सैल्यूट वाली वॉल देखी, और फिर उसके बाद सैयद एवं लोधी के टाइम टॉम जो है उनका देखा, और 8 एंगल से बनाया गया, और साथ में 4 बाग शैली, लोधी डायनेस्टी की एक खास बात। उसके बाद कुछ रीजनल
जौनपुर जो तुगलक डायनेस्टी से काफी ज्यादा इम्पैक्ट उस पर पड़ा, वहां पर कुछ मस्जिद, अटाला, झाजरी, और फिर मालवा में हमने देखा अशरफी महल, हिंडोला महल, जहाज महल, जो राजस्थान में काफी ज्यादा फेमस रहते हैं। बंगाल में ईंटों से बने हुए, और अदीना मस्जिद, बड़ा सोना, और फिर लास्ट में दक्षिणी जहां पर गोल गुम्बद। ये हमारे दिल्ली सल्तनत के जो इस्लामिक, इंडो इस्लामिक कल्चर का पार्ट है वो हुआ। कल हम देखेंगे कैसे मुगल के टाइम में इस्लामिक और इंडो इस्लामिक कल्चर का डेवलपमेंट हुआ, क्या क्या चीजें उसमें भी हुई। तो ये आज की क्लास थी, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो।